हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये साउंड ट्यूनिंग फॉर्क है और यह वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर दो अलग अलग तरह का ये ट्यूनिंग फॉर्क है तो आप देखिए कि जो एयर का जो वाइब्रेशन हो रहा है, एक में स्लो हो रहा है और इसका जो एयर पार्टिकल है मीन पोजीशन से बहुत कम दूरी तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है। लेकिन ये सेकेंड वाले ट्यूनिंग फॉर्क में ये इस एयर का पार्टिकल है मीन पोजीशन से अधिक दूर तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन वो अधिक दूर तक जा रहा है और इसमें कम दूरी तक जा रहा है। और यह स्लो भी हो रहा है, इसमें मीन पोजीशन पर बहुत जल्दी आ रहा है, इसमें अधिक टाइम लग रहा है मीन पोजीशन पर आने में। तो यह दोनों वेव में ये डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कारण हम अलग अलग तरह के आवाज को हम पहचान पाते हैं। तो इसको हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में स्टडी करेंगे कि साउंड वेव का क्या क्या करेक्टर होता है। तो देखिए, साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। पहला है फ्रीक्वेंसी। हम साउंड वेव को डिस्क्राइब करने के लिए कोई साउंड वेव कैसा है तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी बताना पड़ेगा। दूसरा है एम्पलीट्यूड, उसका हमें एम्पलीट्यूड बताना पड़ेगा। और तीसरा है स्पीड। तो साउंड का जो किसी साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका फ्रीक्वेंसी मालूम करना पड़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड मालूम करना पड़ेगा और उसका स्पीड मालूम करना पड़ेगा। तो आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो देखिए, ये साउंड का सोर्स है और यह लिसनर है जिसके पास साउंड का आवाज है। यहाँ से स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होगा तो यह इसके कानों तक पहुंचेगा। तो यह जो मान लेते हैं कि यह जो एयर पार्टिकल है, यह मीडियम का एयर पार्टिकल है। तो यह नॉर्मल जो एवरेज डेंसिटी होता है एयर पार्टिकल का, यह नॉर्मल डेंसिटी है। जब साउंड प्रोड्यूस होगा, स्पीकर से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो एयर पार्टिकल में वाइब्रेशन होगा। और देखिए, यह जब वाइब्रेशन होगा तो इसका डेंसिटी जो है, जो एवरेज डेंसिटी था, वह हम किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर देखेंगे तो वह डेंसिटी चेंज हो रहा है। कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है, कभी वह मैक्सिमम तक जा रहा है फिर धीरे धीरे डेंसिटी उसका कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसका डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखिए, यह डेंसिटी कभी कम हो रहा है, कभी अधिक हो रहा है। हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर देखेंगे तो टाइम के साथ उसका डेंसिटी उस पोजीशन पर कम हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो यह डेंसिटी का वेरिएशन होता है। जब हम किसी स्पीकर या सोर्स ऑफ साउंड से साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसके पास से जो मीडियम का पार्टिकल है उसके डेंसिटी में वेरिएशन होता है। डेंसिटी चेंज हो रहा है। हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर देख रहे हैं तो हम देखते जाएंगे तो उसका डेंसिटी चेंज होते जाएगा। हम मानते हैं इस पोजीशन पर हम इसका देखेंगे तो टाइम के साथ क्या होगा, डेंसिटी चेंज हो रहा है। तो जब डेंसिटी चेंज हो रहा है तो उसको डेंसिटी वेरिएशन बोलेंगे। टाइम के साथ उसका डेंसिटी वेरी कर रहा है। वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तब देखिए, डेंसिटी वेरिएशन यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है जो एवरेज जो डेंसिटी है वो है। तो देखिए इसमें डेंसिटी वेरिएशन कैसे हो रहा है। ये मान लेते हैं कि एवरेज जो साउंड वेव का मीडियम का जो एवरेज डेंसिटी है। तो हम किसी पार्टिकुलर टाइम पर ही इसका हम फोटो निकाल लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं जो साउंड का मीडियम के पार्टिकल का। तो हम ये सोर्स है और ये लिसनर है, तो इनके बीच का अलग अलग डिस्टेंस पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी एवरेज है और कुछ देर के बाद आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी धीरे धीरे एक
कम होने लगता है, तो देखिए धीरे धीरे डेंसिटी कम हो गया, और या इस पॉइंट पर आप आते हैं तो देखते हैं कि डेंसिटी मिनिमम हो गया, यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद धीरे धीरे डेंसिटी क्या है, इंक्रीज करने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, फिर यहाँ आने के बाद डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। जब हम इस पॉइंट पर देखेंगे तो डेंसिटी मैक्सिमम है, फिर हम जैसे आगे अब और बढ़ेंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे कम होता है, फिर यहाँ पर मिनिमम डेंसिटी हो जाता है, फिर धीरे धीरे डेंसिटी इंक्रीज करने लगता है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी हो जाता है, फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम होने लगता है, फिर इंक्रीज करने लगता है। ऐसे ही ये चलते रहेगा हमारे कान तक, या इस प्रकार से यह साउंड वेव पहुंचता है। तो ये डेंसिटी हो गया। अगर हम प्रेशर की बात करें, एयर का प्रेशर की, तो इसमें भी प्रेशर में भी सेम होता है, प्रेशर भी कम होगा, अधिक होगा, फिर धीरे धीरे मैक्सिमम प्रेशर पहुंचेगा। हम अलग अलग डिस्टेंस पर देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर होगा, फिर प्रेशर धीरे धीरे कम होते होते मिनिमम प्रेशर होगा, फिर धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, और फिर मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो जहां पर प्रेशर या डेंसिटी अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी प्रेशर मैक्सिमम है, तो इसको हम कंप्रेशन बोलेंगे। और जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होगा वहां पर कंप्रेसर भी मैक्सिमम होगा, जहां पर डेंसिटी मिनिमम होगा वहां पर प्रेशर भी मिनिमम होगा, क्योंकि जहां पर पार्टिकल अधिक होंगे, एक साथ अधिक होंगे, डेंसिटी अधिक होगा पार्टिकल का, तो वहां पर एक दूसरे पर अधिक वो फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण प्रेशर अधिक होगा। तो प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन सेम होता है। तो इसमें दोनों में देख रहे हैं कि प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन सेम है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ पर प्रेशर भी मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर डेंसिटी मिनिमम है तो यहाँ पर प्रेशर भी मिनिमम है। यहाँ कंप्रेशन है, या इसमें भी यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ पर रेयर फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर इसमें प्रेशर में रेयर फ्रिक्शन है। तो अगर हमें एक ग्राफ बोला जाए बनाने के लिए डेंसिटी और प्रेशर का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ बोला जाए बनाने के लिए, जैसे यह सोर्स है, हम किसी पार्टिकुलर टाइम पर इसका हम स्क्रीनशॉट या फोटो लेते हैं, तो हमें अगर ग्राफ बोला जाए बनाने के लिए डेंसिटी या प्रेशर का, डेंसिटी और प्रेशर सेम रहेगा, जहां पर मैक्सिमम रहेगा वहां डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, वहां प्रेशर भी मिनिमम मैक्सिमम रहेगा, तो दोनों का ग्राफ सेम होगा। यहाँ पर देखिए कंप्रेशन है तो यहाँ पर रेयर फ्रिक्शन है, कंप्रेशन है, रेयर फ्रिक्शन है, इस तरह है। तो अगर हम एक ग्राफ बोला जाए बनाने के लिए टाइम के साथ, सॉरी डिस्टेंस के साथ, तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे? देखिए हमारा जो y एक्सिस है उस पर हम डेंसिटी या प्रेशर को लेंगे, और x एक्सिस पर हम डिस्टेंस को लेंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक लिसनर के पास जो जा रहा है वो डिस्टेंस हम लेंगे x एक्सिस पर, और जो ये जो एक्स एक्सिस है यह एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर है, एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर। तो यहाँ से एवरेज डेंसिटी से अगर डेंसिटी अधिक होगा तो ग्राफ ऊपर होगा, अपर डायरेक्शन में होगा, और डेंसिटी या प्रेशर एवरेज से कम होगा तो यह ग्राफ नीचे की तरफ होगा। तो आइए अब हम इसको देखकर हम इस ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए डेंसिटी मैक्सिमम से थोड़ा कम है, तो जब हम यहाँ से ये जीरो डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर जाएंगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जीरो है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक पर्टिकुलर टाइम का एक ग्राफ है, तो यहाँ पर जो है यह डेंसिटी जो है यह मैक्सिमम से थोड़ा कम है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम में डेंसिटी का है, तो इसे थोड़ा सा कम पर हम ये पॉइंट लेते हैं, और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करने लगता है, और यहाँ कर ये मैक्सिमम डेंसिटी हो गया, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी का ग्राफ हो गया, ये मैक्सिमम डेंसिटी हो गया, और यहाँ से फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं डेंसिटी कम होने लगता है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा, तो यह ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं, जैसे हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर जो एवरेज डेंसिटी है, ये वाला पॉइंट पर एवरेज डेंसिटी है, तो यहाँ पर आकर ग्राफ एवरेज डेंसिटी के
का जो एक्स एक्सिस है उसको टच कर रहा है। और फिर हम जब यहाँ से और आगे जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी कम होने लगता है। तो देखिए अब और कम होगा, एवरेज से कम होने लगा, तो यह ग्राफ नीचे आने लगा। ये लाइन तो एवरेज का है और एवरेज से भी कम हो रहा है डेंसिटी, तो यह ग्राफ का जो लाइन है वह कम होने लगा। और यहाँ आने के बाद क्या हो गया, मिनिमम डेंसिटी हो गया, इससे कम डेंसिटी नहीं होगा, ये मिनिमम डेंसिटी हो गया। तो जैसे जैसे ग्राफ आया तो यहाँ पर पहुंचा तो ये मिनिमम डेंसिटी हो गया। और मिनिमम डेंसिटी के बाद क्या हो रहा है, फिर डेंसिटी इंक्रीज करने लग रहा है। तो फिर ये डेंसिटी इंक्रीज करने लगा और फिर ये एवरेज डेंसिटी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर एवरेज डेंसिटी के इक्वल आ गया, यहाँ पर एवरेज डेंसिटी के इक्वल आ गया। तो ये ग्राफ यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच किया और फिर एवरेज डेंसिटी से डेंसिटी इंक्रीज करने लगा। तो देखिए यहाँ पर फिर एवरेज डेंसिटी से डेंसिटी इंक्रीज करने लगा, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा। और यहाँ पर आकर यह मैक्सिमम डेंसिटी हो गया। तो यहाँ पर आकर यह मैक्सिमम डेंसिटी हो गया, फिर यह रिपीट हो रहा है। फिर आगे जाएंगे तो ये डेंसिटी कम हो रहा है, फिर एवरेज डेंसिटी हो रहा है, फिर मिनिमम डेंसिटी हो रहा है, फिर इंक्रीज करके मिनिमम डेंसिटी से इंक्रीज करके फिर एवरेज डेंसिटी, फिर ये मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुंच रहा है। तो इस तरह से यह इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ये किसका ग्राफ है, डेंसिटी या प्रेशर का डिस्टेंस के साथ, या किसी पार्टिकुलर टाइम का ग्राफ है। यह अगर हम अलग टाइम पर लेंगे तो हो सकता है कि जब यहाँ पर जो मिनिमम है यहाँ पर हो सकता है मैक्सिमम हो जाए और इस डिस्टेंस पर हो जाए मिनिमम हो जाए। तो यह किसी पार्टिकुलर टाइम का ग्राफ है। तो देखिए, ए पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड वैली इज कॉल्ड द ट्रो ऑफ ए वेव। तो यह जो ग्राफ है वेव का, तो इसमें जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट हो गया, ये पीक पॉइंट हो गया, ये पीक पॉइंट हो गया, ये पीक पॉइंट हो गया। तो इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। इसको क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोलेंगे। देखिए ये क्रेस्ट। और जो वैली है, वैली, इसको क्या बोलेंगे, ट्रो बोलेंगे। ट्रो, ये हो गया ट्रो, ये हो गया ट्रो, ये हो गया ट्रो। यानी ये देखने में कैसा लग रहा है, पहाड़ की तरह लग रहा है। तो पहाड़ का ये पीक पॉइंट हो गया और यह वैली का यह ट्रो हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग समझते हैं। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो यह अपने ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट राइट में जा रहा है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, फिर लेफ्ट में आ रहा है, फिर राइट ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलेंगे, the distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called the wavelength। अभी हम लोग वेवलेंथ को पहले समझ लेते हैं। वेवलेंथ, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो जब कंप्रेशन था उस समय डेंसिटी क्या था, मैक्सिमम था। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर अगर ग्राफ हम बनाएंगे तो इस पॉइंट पर क्या रहेगा, कंप्रेशन रहेगा, इस पॉइंट पर भी कंप्रेशन रहेगा। तो बोला कि टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो लगातार कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। या दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार रेयर फ्रैक्शन के बीच का। तो इस पॉइंट पर क्या रहेगा, रेयर फ्रैक्शन रहेगा, इस पॉइंट पर रेयर फ्रैक्शन रहेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलेंगे। या तो हम एक क्रेस्ट के, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले, या दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस ले, या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस ले, या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन का बीच का डिस्टेंस ले, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से। ये लैटिन वर्ड है ये लेमडा, और इसका यूनिट होता है मीटर। The change in density from the maximum value to the minimum value, then again the maximum value makes one complete oscillation। अगर डेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम जा रहा है, फिर मिनिमम से मैक्सिमम आ रहा है, तो वह क्या हो गया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन उसका हो जाएगा। जैसे या ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क अभी जो है ओरिजिनल पोजीशन पर है, या वाइब्रेट करेगा तो राइट में गया, फिर राइट से फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो इसको बोलेंगे एक कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आया, फिर राइट में गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आया। तो इसने एक
कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, ट्यूनिंग फॉर्क एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, लेकिन यह ग्राफ में कैसे ऑसिलेशन होगा, एक ऑसिलेशन या डेंसिटी में कैसे वेरिएशन होगा तो देखिए, चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू। अगर यह मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर डेंसिटी, तो यहाँ से यह मिनिमम वैल्यू तक आया और फिर यह मैक्सिमम वैल्यू तक आया। तो इसका यहाँ से यहाँ आया, मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम गया, तो इसको बोलेंगे हम वन ऑसिलेशन, यानी उतने टाइम में वह ट्यूनिंग फॉर्क एक ऑक्सीलेशन किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया। अगर ग्राफ में देखेंगे तो क्या होगा, ग्राफ में मैक्सिमम से मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम गया, तो यह हो गया वन ऑसिलेशन। The number of such oscillation per unit time is the frequency of the sound wave। तो जितना ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम में होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर एक सेकंड में यह 10 बार यह चेंज हो रहा है, मैक्सिमम टू मिनिमम फिर मैक्सिमम आ रहा है, अगर 10 बार एक सेकंड में चेंज हो रहा है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर यह 10 बार राइट टू वाइब्रेट करके राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट आ रहा है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आया, ऐसा 10 बार एक सेकंड में कर रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 10 हर्ट्ज होगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, तो यह 10 हर्ट्ज हो जाएगा। अब हम इफ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दैट क्रॉस अस पर यूनिट टाइम यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है जिसे डेंसिटी है, तो हम किसी एक पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से हम, जैसे हम मान लेते कि इस पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ पर अभी कंप्रेशन है, तो हम यूनिट टाइम में मान लेते एक सेकंड में हम काउंट करेंगे कि जब ये साउंड वेव जा रहा है तो यहाँ पर एक सेकंड में कितने बार कंप्रेशन हो रहा है। अगर इस पॉइंट पर हम खड़े होकर देख रहे हैं तो एक सेकंड में अगर 10 बार यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वह 10 हर्ट्ज होगा। तो हम इस तरह भी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई नू, ग्रीक लेटर नू, इसको हम नू बोलते हैं। इज हर्ट्ज, इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। अब हम टाइम पीरियड को देखते हैं। द टाइम टेकन बाई टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अगर टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन को टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पर लेते हैं, तो यहाँ पर एक कंप्रेशन अभी है, तो दूसरा कंप्रेशन को आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। अभी यहाँ पर एक कंप्रेशन है, फिर नेक्स्ट जो जब कंप्रेशन यहाँ पर होगा तो उसमें जितना टाइम लगेगा नेक्स्ट कंप्रेशन होने में उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट कंप्रेशन कब होगा, जब यह ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ से राइट गया, राइट से ओरिजिनल आया, फिर ओरिजिनल से लेफ्ट गया, लेफ्ट से फिर ओरिजिनल पर आया, तो उतना टाइम इसको भी लगेगा। यहाँ से कंप्रेशन, नेक्स्ट कंप्रेशन आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम टेकन बाई वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल टी। इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम टी को। इट एसआई यूनिट इज सेकेंड, और टाइम पीरियड टाइम ही है तो इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। टाइम पीरियड होता है 1/νू, यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी में एक दोनों के इनवर्स होते हैं। जैसे टाइम होगा इक्वल टू 1/νू होगा, अगर नू यानी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/t होगा। तो चलिए आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप पसंद आया, आपको आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।